Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का आज 9वां दिन है। भारत अब भी यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों, खासकर छात्रों को स्वदेश वापस लाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये प्रयास कहां तक पहुंचे हम ये जानेंगे और साथ में ये भी कि सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर क्या बातचीत हुई, क्या सुनवाई हुई। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो नई तकनीक विकसित की है उसकी जानकारी लेंगे और साथ में बात करेंगे सीबीआई को लेकर राज्यों में जो खटपट चल रही है उसकी भी। लेकिन पहले बात की जाएगी यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का उसके पश्चिमी देशों तक आना और वहां से ऑपरेशन गंगा के तहत भारत आना आज भी जारी रहा। इस बीच एक परेशान करने वाली खबर भी आई। कीव में एक भारतीय छात्र को गोली लगी है। नागरिक उड्डयन के केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह रिटायर्ड ने ये जानकारी दी है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वहां गए हुए हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, मुझे आज जानकारी मिली है कि कीव से आ रहे एक भारतीय छात्र को गोली लगी और उसे फिर बीच रास्ते से ही वापस भेज दिया गया। हम कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। घायल भारतीय छात्र का नाम हरजोत है और ये घटना 27 फरवरी की है, जब हरजोत अपने 2 साथियों के साथ एक कार से कीव से बाहर निकल रहे थे। न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया, सुनिए। सर, ये वाकया 27 तारीख का है, पिछले लास्ट मंथ का। मैं कीव से लवीव जाने के लिए, एक वोक्जालना स्टेशन है जहाँ से सारी ट्रेन मूव होती हैं हर सिटी के लिए, मैं वहाँ से ट्रेन लेने के लिए गया। मैंने 3 से 4 बार ट्राई किया, ट्रेन में बोर्डिंग नहीं हो पाए। एट द एंड फिर हमने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट कैब बुक करते हैं। कैब्स के रेट बहुत हाई थे। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो नॉर्मल डेज में वो 3-4 हज़ार में हो जाता है, 5,000 हार्डली। बट उस दिन हमसे डिमांड करी गई $4,000, $3,000। तो लास्ट में मैंने $1,000 में डील फाइनल करी। हम 3 बंदे थे, 3 बंदों ने 3 बंदों ने अपना शेयरिंग किया और कैब में निकल पड़े। हमने 3 चेक पॉइंट क्रॉस किए। जो तीसरा चेक पॉइंट था वहां से हमको रिटर्न करने के लिए कह दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप आज की जगह कल ट्रैवलिंग करिएगा, वो ज़्यादा बेटर है, रात को सिक्योरिटी रीजन के कारण सिक्योर नहीं। हमने कहा ओके। देन हम वापस अपनी सिटी में आ रहे थे, तो कीव सिटी के अंदर ही मेरे ऊपर, जैसे ही हम कैब में बैठा हुआ था, मैं बैक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, मेरी आंखों के सामने एक गोली, रेड कलर की बुलेट थी, एकदम चीखती हुई शीशा क्रॉस करके निकली। उसके बाद हम सब होपलेस हो गए, गाड़ी के अंदर नीचे बैठ गए। नीचे बैठने के बाद सर फायरिंग दबा के हुई। 3-4 बंदे लाइक जैसे सामने से मतलब जमीन पे, और 3-4 बंदे ऊपर बिल्डिंग से फायरिंग कर रहे थे कंटिन्यू। AK-47 थी उनके पास। उसके बाद हमने सर स्लोली डोर्स ओपन करे। मैंने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ छाती से टच करके जमीन पे लेट गया, फुटपाथ का सहारा लेके। देन उसके बाद सर 2 बुलेट्स मेरी एक घुटने में लगी थी, लेफ्ट हैंड साइड के। एक गोली सर मेरी दूसरे लात को चीरती हुई निकल गई थी, और एक गोली सर मेरे इस हाथ से एंटर करते हुए मेरी चेस्ट के अंदर एंटर कर गई थी। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि घायल छात्र के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। हम इस मामले पर नजर बनाए रहेंगे। कीव के अंदर एक बच्चा जो आ रहा था, उसके भी गोली लगी, वो वाकई उसको कीव ले गए फिर दोबारा रास्ते में से। ये लड़ाई के अंदर तो होगा, और हम ये देख रहे हैं कि कम से कम नुकसान में हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकल आए। देखिए, कल हमारे यहाँ से 4 फ्लाइट यहाँ पर हैं, 1 फ्लाइट वॉर्सो से है, 5 फ्लाइट निकालेंगे हम, और हमारी कोशिश है कि 800-900 हज़ार बच्चे हम यहाँ से निकाल दें, क्योंकि जब बच्चे आते हैं उनके रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ पर रखेंगे। ये जानकारी तब सामने आई है जब जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन में 2 भारतीय छात्रों की पहले ही मौत हो चुकी है। 1 मार्च को कर्नाटक में रहने वाले 21 वर्षीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत हुई थी। यूक्रेन के खार्किव में नवीन उस समय गोलीबारी का शिकार बने जब वे कुछ सामान लेने एक दुकान पर गए थे। 2 मार्च को भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने नवीन की मौत पर संवेदना जाहिर करते हुए मामले की जांच कराने का आश्वासन भी दिया था। नवीन के अलावा एक और भारतीय छात्र चंदन जिंदल की मौत 2 मार्च को प्राकृतिक कारणों से हो गई थी। चंदन पंजाब के रहने वाले थे।
बीमारी की वजह से वो अस्पताल में भर्ती थे। उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद था। दर्शक जानते ही हैं कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर भारत सरकार यूक्रेन और रूस दोनों की सरकारों से बात कर रही है। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों जैसे खार्किव और सुमी में फंसे भारतीय छात्रों की सटीक संख्या की जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कई छात्र निकल गए हैं और जो बचे हैं उनकी अधिकतम संख्या 4000 हो सकती है। इससे कहीं कम छात्र भी हो सकते हैं। हमने आपको सबसे कंजर्वेटिव नंबर दिया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने पहले ही खार्किव के छात्रों को पिसोचिन, बबई और बेस्ल्यूदोवका पहुंचने को कह दिया था। रूस पहले ही कह चुका है कि वो भारतीय छात्रों को युद्धग्रस्त क्षेत्र से निकालने का हर संभव प्रयास करेगा, ज़रूरत पड़ने पर अपने सैनिक विमानों का इस्तेमाल भी करेगा। ये काम कैसे होगा, इसे लेकर अभी बातचीत चल रही है। संभव है कि पूर्वी इलाकों के छात्रों को रूस होते हुए भारत लाया जाए। रूस ने कहा है कि वो मानवीय आधार पर एक सेफ कॉरिडोर बनाने पर विचार कर रहा है। इन छात्रों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। स्टैंड बाय माने ये इशारा होते ही उड़ान भरने को तैयार हैं। IL-76 एक मालवाहक विमान है और जब अमेरिका से C-17 ग्लोबमास्टर्स नहीं लिए गए थे तो रूस से आयातित IL-76 भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा मालवाहक विमान था। रूस, हमने कहा, सोवियत संघ के ज़माने का जहाज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत छात्रों को बाहर निकालने के तरीके पर अंतिम निर्णय, जो अंतिम मॉडलिटीज़ होंगी, उनके फाइनलाइज होने का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही ये सब तय हो जाएगा, पूर्वी यूक्रेन से भी छात्र भारत लाए जाएंगे। अब आते हैं कूटनीति पर। अपना पुराना रुख कायम रखते हुए आज भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में वोटिंग से बाहर रहने का फैसला किया। ये वोटिंग यूक्रेन पर रूस के सैन्य आक्रमण के मद्देनज़र एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग के गठन के प्रस्ताव पर थी। मसौदा था ड्राफ्ट प्रपोजल। 47 सदस्यों की परिषद में प्रस्ताव के समर्थन में फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, यूएस समेत 32 देशों ने वोट किया। भारत, पाकिस्तान, चीन समेत 13 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। रूस और इरिट्रिया यानी 2 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। पिछले एक हफ्ते के दौरान भारत 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में यूक्रेन पर लाए गए 2 प्रस्तावों और 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो जनरल असेंबली हम जिसको कहते हैं UNGA, उसके एक प्रस्ताव पर वोटिंग से बाहर रहा है। भारत का अब तक का स्टैंड ये रहा है कि वो तटस्थ है और उसकी चिंता वहाँ फंसे भारतीय छात्रों को लेकर है और भारत ने बार बार शांति और सीज फायर की अपील की है। 3 मार्च को अपने बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि यूक्रेन की सीमाओं पर फंसे भारतीय छात्रों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल को आदेश दिया था कि याचिका से संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन करें और मामले को दिखवाएं। याचिका में अदालत से मांग की गई थी कि वो केंद्र को छात्रों को सकुशल भारत लाने का आदेश पारित करे। आज इस मामले में फिर सुनवाई हुई। बेंच ने कहा कि हम केंद्र के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, हम भारत सरकार के प्रयासों की सराहना भी करते हैं, लेकिन हम इन छात्रों को लेकर चिंतित हैं। न्यायालय ने केंद्र को फंसे हुए बच्चों के माता पिताओं के लिए एक हेल्पलाइन बनाने का सुझाव दिया। साथ में ये जोड़ा कि कुछ राज्य पहले से ये काम कर भी रहे हैं। मामले की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने पूर्व में हुए युद्धों से सीख नहीं ली। हम इस मुद्दे में ज़्यादा दखल नहीं दे सकते, लेकिन छात्रों के लिए न्यायालय चिंतित है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो आज केंद्र पूरी तैयारी के साथ सुनवाई के लिए पहुंचा था, सारे फैक्ट्स फिगर्स लेके। खुद अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने बेंच के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। कानूनी मामलों पर नजर रखने वाली समाचार वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 3 मार्च को न्यायालय ने जो चिंताएं व्यक्त की थी उनसे प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव PK मिश्र को अवगत करा दिया गया था। न्यायालय में अब तक एक PIL और बेंगलुरु की एक छात्रा की याचिका पहुंची है। छात्रा की याचिका को लेकर अटॉर्नी जनरल ने न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने याचिकाकर्ता से संपर्क किया है। वो वैसे फिजिकली प्रेजेंट हैं यूक्रेन की सीमाओं पर और वो अब रोमानिया में है। छात्रा, उन्हें और उनके साथ के लोगों को आज रात तक भारत ला लिया जाएगा, ये भरोसा दिया गया न्यायालय को। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल का शुक्रिया अदा किया पर्सनल इंटरेस्ट लेने के लिए। अटॉर्नी जनरल ने न्यायालय को यह भी बताया कि अब तक 17,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को भारत ला लिया गया है। यूक्रेन में फंसे छात्रों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में एक और याचिका लग चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब और उच्च न्यायालयों में भी इस तरह की याचिकाएं लग सकती हैं। इन याचिकाओं के बारे में चिंता जाहिर करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि छात्रों को भारत लाने का काम सरकार पर छोड़ देना बेहतर होगा। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल को बताया कि संबंधित उच्च न्यायालयों में सरकार अपने वकीलों तक ये बात पहुंचाए कि सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है।
इसलिए उच्च न्यायालयों के ध्यान में ये बात ला दी जाए, अलग अलग जगहों पर सुनवाई करना और आदेश पारित करना, उसकी आवश्यकता अब नहीं रह गई है। ये थी बड़ी खबर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी में बात बिहार में हुए धमाके की। 3 मार्च की रात को वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए। तातरपुर थाना इलाके में ये धमाके हुए। धमाके इतने तीव्र थे कि 3 मंजिला मकान ढह गया। सारे धमाके इसी घर में होना बताया गया है। आसपास के घरों को भी नुकसान हुआ। हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी हैं। धमाकों में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। घायलों को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बिल्डिंग के आसपास रहने वाले लोगों के बयान छपे हुए हैं। उनका आरोप है कि जिस मकान में धमाके हुए वहां बम बनाए जाते थे, इसलिए ये भी आशंका जताई जा रही है कि बम बनाने के दौरान ही विस्फोट हुआ होगा। बिल्डिंग में अवैध पटाखा फैक्ट्री होने और बारूद में आग लगने की बातें भी आ रही हैं, तो ये अभी जांच का विषय है कि असल में धमाका किस वजह से हुआ। भागलपुर पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। इस घटना पर पीएम मोदी ने भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बात की है और मरने वालों के प्रति संवेदना जताई है। दूसरी सुर्खी भारतीय रेल से जुड़ी है। आज रेलवे ने कवच तकनीक का परीक्षण किया। क्या है ये तकनीक और कैसे इसका परीक्षण हुआ, ये समझिए। इसमें 2 ट्रेनों को आमने सामने चलाया गया, एक ही पटरी पर। इनमें से एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे, जबकि दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और कई और अधिकारी थे। जिस ट्रेन में रेल मंत्री मौजूद थे वो सामने से आ रही ट्रेन से 380 मीटर पहले ही रुक गई। तो कुल मिलाकर कवच ऐसी तकनीक है जिसमें टक्कर की आशंका से पहले ही ट्रेन खुद रुक जाए। ट्रेन एक्सीडेंट्स को जीरो करने के लिए सरकार कवच वाली योजना पर काम कर रही है। एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। 2 ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस वर्ष 2000 किलोमीटर पर कवच का इंस्टॉलेशन करेंगे और आगामी वर्षों में हर वर्ष 4 से 5,000 किलोमीटर का टारगेट लेंगे। और साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आत्मनिर्भर भारत की इस मिसाल को, कवच को दुनिया के विकसित देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। धन्यवाद। तीसरी सुर्खी मेघालय से है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मेघालय देश का 9वां ऐसा राज्य बन गया है जिसने सीबीआई जांच की परमिशन वापस ले ली है। परमिशन, डिफॉल्ट परमिशन। इसका मतलब यह हुआ कि अब सीबीआई मेघालय में राज्य सरकार की परमिशन के बिना किसी भी मामले की जांच नहीं कर पाएगी। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली एजेंसी, आपको मालूम ही है। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी के कॉनराड संगमा की सरकार है। नेशनल पीपल्स पार्टी भी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और नेडा का हिस्सा है। नेडा एनडीए का पूर्वोत्तर संस्करण है। इसके बावजूद सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि मिजोरम के अलावा जिन भी राज्यों ने सीबीआई जांच की परमिशन वापस ली है, डिफॉल्ट परमिशन वापस ली है, वहां गैर एनडीए सरकारें हैं। चौथी सुर्खी रक्षा क्षेत्र से है। गुजरात के गांधीनगर में 10 मार्च से 14 मार्च तक डिफेंस एक्सपो 2022 होना था, लेकिन आज रक्षा मंत्रालय ने इसे टाले जाने की जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ए भारत भूषण बाबू ने ट्वीट करके ये बात बताई। उन्होंने ये भी बताया कि एक्सपो में हिस्सा लेने वालों को लॉजिस्टिक्स की दिक्कत आ रही है, इसलिए एक्सपो को फिलहाल के लिए टाला जा रहा है। आगे कब होगा इसकी तारीख अभी नहीं दी गई है। आखिरी सुर्खी में आपको खेल जगत में लेकर चलते हैं और खेल जगत में लेकर चलने के लिए हमने एक सारथी रखा है, हमारे दद्दा। सफेद कपड़े, लाल गेंद, क्रिकेट के इतिहास में जाएंगे तो ये चीजें सबसे पुरानी मिलेंगी। 1877 में हुए पहले क्रिकेट टेस्ट से अब तक काफी कुछ बदला है। नए फॉर्मेट्स, नए प्लेयर्स और नए नियम। इस खेल में इतना कुछ नया हो चुका है कि कई दफा पुराने फैंस को फोमो होने लगता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आज भी वैसी ही हैं। ये अलग है कि इन चीजों के चाहने वाले अब कम होते जा रहे हैं। तभी तो अपने 100वें टेस्ट में उतरने से पहले विराट कोहली को कहना पड़ा। आज के दिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम जितना क्रिकेट खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट्स और फिर आईपीएल, अगली जनरेशन मेरे करियर से सिर्फ एक सीख ले सकती है। मैं टिका रहा और खेल के इस सबसे शुद्ध फॉर्मेट में 100 मैच खेल पाया। मुझे इस पर गर्व है। टेस्ट क्रिकेट का सबसे शुद्ध फॉर्मेट है या नहीं, इस बात से असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन क्रिकेट के इस फॉर्मेट के लिए कोहली की दीवानगी पर असहमति की कोई वजह नहीं दिखती।
धोनी से कप्तानी मिलने के बाद से कोहली ने जिस तरह से इंडियन टेस्ट टीम को बनाया, फिर चाहे वो टेस्ट बॉलर्स की कतार खड़ी करनी हो, इंडिया को सालों तक नंबर 1 टेस्ट टीम बनाकर रखना हो, टीम में फिटनेस क्रांति लाना हो, या फिर अपनी कैप्टनसी में सबसे बेस्ट इंडियन क्रिकेटर रहना, कोहली ने क्रिकेट के इस फॉर्मेट को अपना सब कुछ दिया और इस समर्पण के चलते ही वो 3000 से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेटर्स में से चुनिंदा 71 में शामिल हो पाए। कोहली से पहले 70 क्रिकेटर्स ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने 100 या उससे ज़्यादा टेस्ट खेले और अब कोहली 100 टेस्ट खेलने वाले कुल 71वें और भारत के 12वें क्रिकेटर बन गए हैं। साल 2014 के इंग्लैंड टूर में नाकाम होने के बाद कोहली ने कमाल वापसी की। इंग्लैंड जाकर इंग्लिश बॉलर को धुना, ऑस्ट्रेलिया में तमाम रन बनाए, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी कठिन परिस्थितियों में भी उनके बल्ले से रन आना नहीं रुके। ये अलग बात है कि साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी जोड़ने के बाद से उनके बल्ले से शतक नहीं निकला है। एवरेज लगातार गिर रहा है, अब लगभग हर तरह की बॉलिंग कोहली को परेशान कर रही है, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपना एवरेज टेस्ट में स्वर्णिम माने जाने वाले 50 के आंकड़े से ऊपर रखा है। भले कोहली के बल्ले से सेंचुरी नहीं निकली है, लेकिन आज भी उनका कवर ड्राइव पहले जैसा ही दर्शनीय है। कोहली के आलोचक भी ये बात जानते हैं कि कोहली फिर से अपने डोमिनेंट बेस पर खेलने से सिर्फ एक पारी दूर हैं और उस पारी के आने तक हमें बस इंतज़ार करना है। आखिर में अब कू की राय। कू पर आज हमने दर्शकों से सवाल पूछा था कि क्या मोदी सरकार को पुतिन से युद्ध रोकने के लिए कहना चाहिए। हाँ में जवाब दिया है 66% लोगों ने और ना में जवाब दिया है 34% लोगों ने। अगर आप भी दी ललन टॉप शो में इस तरह से अपनी राय दर्ज कराना चाहते हैं तो आप #LTShow के साथ कू करके अपने सवाल, अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। हम उन्हें भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप।